18वीं लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। ये सीटें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की हैं। सबसे ज्यादा बंगाल की 4 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें, उत्तराखंड की 2 सीटें और बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब की 1-1 सीटों पर वोटिंग हुई है। वहीं इन सभी सीटों पर जो लहर दिखाई दे रही है वो बिल्कुल भी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन 300 के अंदर ही सिमट गई। वहीं बीजेपी जो पिछले बार यानी कि 2019 के जनरल इलेक्शन में 303 सीट अकेले दम पर लेकर आई थी, मतलब पीएम मोदी के फेस पर लड़कर, लेकिन इस बार बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे करारा झटका लगा है, वहीं बंगाल में भी बीजेपी को झटका लगा है। वहीं अब ये वाला जो उपचुनाव हुआ है, बिहार की रुपौली, बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागड़ा और मनिकतला सीटों पर वोट डाले गए हैं। ये सभी सीटों पर भी बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तमिलनाडु की विक्रावांडी सीट, अब आपको बताते हैं कहां से किसके रुझान सामने आ रहे हैं। बिहार की रुपौली सीट पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इस सीट पर जदयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के कारण उपचुनाव हो रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने जेडीयू की विधायकी से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया था। बाद में वो पूर्णिया लोकसभा सीट से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ने मैदान में उतरी। हालांकि इस सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीमा भारती लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। विधानसभा उपचुनाव में बदले हुए समीकरण के बीच बीमा भारती को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी साथ मिल रहा है। राजद नेताओं की तरफ से भी इस सीट पर काफी प्रचार किया गया है। जदयू की तरफ से इस सीट पर कलाधर प्रसाद मंडल चुनावी मैदान में है, लेकिन माना जा रहा है कि बीमा भारती इस सीट पर बाजी मार सकती हैं। अब सबसे अहम है बंगाल। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे इस चुनाव में बंगाल की 4 सीटों पर वोट डाले गए हैं, रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागड़ा और मनिकतला सीट। इस उपचुनाव में 34 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय हो रहा है। उत्तर 24 परगना जिले की बगदाह, नदिया की रानाघाट दक्षिण, उत्तर दिनाजपुर की रायगंज और कोलकाता की मानिकतला विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। अब ये समझ लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक साधन पांडे के निधन के बाद मानिकतला सीट खाली हो गई थी। वहीं भाजपा विधायकों कृष्ण कल्याणी, विश्वजीत दास और मुकुटमणि अधिकारी के इस्तीफे के बाद रायगंज, बगदाह और रानाघाट दक्षिण में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। यहां पर बीजेपी अपनी साख बचाने की कोशिश में है, क्योंकि 3 सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन माना जा रहा है कि फिर बीजेपी को यहां से नुकसान हो सकता है। इस बार बंगाल की 42 सीटों में से टीएमसी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। रायगंज, रानाघाट दक्षिण और मनिकतला में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं बगदाह में 4 दावेदारों के बीच तगड़ी लड़ाई है। यहां तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी के अलावा कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन यहां से जो सबसे अहम चीज नजर आ रही है वो ये है कि यहां बीजेपी की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी के मनोबल यहां पर कम हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा में भी मुकाबला काफी तगड़ा है। ये सीट छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये सीट कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के पाला बदलने के कारण खाली हुई है। बीजेपी की तरफ से कमलेश शाह उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। ये सीट अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है और यहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव। इस चुनाव में 3 विधानसभा सीटों पर यहां चुनाव हुए हैं। ये चुनाव देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए हुआ है। ये 3 सीट यानी निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, जिन्होंने फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। यहां का मामला भी काफी हद तक कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हुआ है। प्रदेश के हरिद्वार जिले की मंगलौर
और चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी वोटिंग हुई। दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मंगलौर सीट पर बीजेपी को करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल सीट माना जा रहा है और यहां से बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, ऐसा समीकरण बताया जा रहा है। वहीं पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जालंधर पश्चिम एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। यहां आप कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवारों के बीच बहुकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी यहां से एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, इसलिए बीजेपी यहां से रेस में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं जालंधर पश्चिम सीट शीतल अंगुरल के आप विधायक के पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। वोटों की गिनती 13 जुलाई को हो जाएगी। पंजाब में सत्तारूढ़ आप ने मोहिंदर भगत को मैदान में उतारा है, जो पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व विधायक भगत चुन्नी लाल के बेटे हैं। भगत पिछले साल बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं तमिलनाडु में विक्रावांडी सीट पर वोट डाले गए हैं। यहां भी बीजेपी का खाता नहीं खुल सका था 2024 के जनरल इलेक्शन में। ये सीट दरमुख विधायक एन पुंगझेली के निधन के बाद खाली हुई थी। उनका 6 अप्रैल को बीमारी की वजह से निधन हो गया था। तो यहां से भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती मिली थी और एग्जिट पोल में जिस तरीके से दिखाया गया था कि बीजेपी वापस करेगी और एनडीए जो है वो 400 पार जा सकती है, ऐसा लगभग सभी एग्जिट पोल में बताया गया था। लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट था उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली जो सीट थी वो थी फैजाबाद सीट, जहां अयोध्या राम मंदिर बना हुआ है। राम मंदिर एक बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा था और देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाया था कि इतनी हड़बड़ी में क्यों इसका उद्घाटन किया जा रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन उसी सीट पर बीजेपी को जब करारी हार मिली तो पूरे देश ही चौंक पड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी उसी जगह से हार गई जिस मुद्दे को लेकर वो लड़ रही थी, लेकिन हार गई। वहीं इस उपचुनाव में देखा जा रहा है कि 13 सीट पर बीजेपी के जो हौसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद तो हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ सकता है। 13 में से लगभग 11 सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जा सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। 2 सीटों पर बीजेपी यहाँ जीत सकती है 13 में से। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी सीट पर बीजेपी बाजी मारती है और कौन सी सीट पर कांग्रेस का दबदबा होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।